अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास है रोल ऑफ़ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, ये कहाँ मौजूद हैं। जब हमने बात की थी कि सॉइल में मौजूद होते हैं। प्लांट्स जो मिनरल सॉल्ट्स ऑब्टेन करता है उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और फिर इसकी 2 टाइप पढ़ी थी, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब हमने जो डिस्कस करना है वो हमने वन बाय वन टेबल डिस्कस करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, या जो प्लांट्स जो है लार्ज अमाउंट में जिन न्यूट्रिएंट्स को हायर क्वांटिटी में जिनको ऑब्टेन करता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जिन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल क्वांटिटी में इनटेक करता है या जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाते हैं। ये हमारे पास सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन किसका कंपोनेंट है, कार्बन कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल्स का। अब जब हमने बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है CnH2O इंटू N। ठीक है, जनरल फार्मूला था किस चीज़ का, ये जनरल फार्मूला था हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का। अब देखो कार्बन मौजूद है तो कार्बन ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बायोमॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट क्या, बायोमॉलिक्यूल। तो कार्बन किसका हिस्सा हुआ, बायोमॉलिक्यूल्स का, कि जितने भी मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है सबका ये मेजर कंपोनेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको उसका प्रोटीन का यहाँ पे C आता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है और एक जगह साइड ग्रुप आता है R, एक जगह H2N आता है अमाइनो ग्रुप, और एक जगह आता है हाइड्रोजन। अब यहाँ भी कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोटीन है, प्रोटीन भी बायोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन में भी कार्बन मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिपिड की, लिपिड भी बायोमॉलिक्यूल है। तो लिपिड में भी क्या मौजूद होता है, लिपिड में भी कार्बन, ग्लिसरॉल में कार्बन या फैट्स में या फॉस्फोलिपिड में कार्बन मौजूद होता है। जब हमने बात की थी ग्लिसरॉल की कि इस तरह जो है मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, एक तरफ उसके साइड ग्रुप होते हैं, ये डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह फिर अपने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं सब बायोमॉलिक्यूल्स में क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। और उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी मेजर कंपोनेंट है तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का। भी मैंने आप लोगों को फार्मूला जब बताया था जो है ये मैंने आप लोगों को फार्मूला जब बताया कार्बोहाइड्रेट का जो है बायोमॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला है CnH2O इंटू N। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है तो मतलब हाइड्रोजन भी बायोमॉलिक्यूल का हिस्सा है। इसी तरह जब मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया तो ये सेंटर में कार्बन आएगा, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे भी क्या मौजूद है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन प्रोटीन में भी मौजूद है। ये प्रोटीन का भी जितने भी आपके जितने भी आपके जो मौजूद हैं बायोमॉलिक्यूल, उन सब में हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन जो है वो भी बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी किसका कंपोनेंट है, ऑक्सीजन बायोमॉलिक्यूल्स का ही कंपोनेंट है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है सब में जो है ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो भी बायोमॉलिक्यूल का हिस्सा है। ये तीनों जो हमारे पास आ जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों जो है बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट है। लेकिन इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी जो है इसकी ज़रूरत होती है। अब इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे ज़रूरत होती है, यानी जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर। ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटता है तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एक सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है और एक ऑक्सीजन जो है बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस एटीपी में मौजूद होता है। आपने पढ़ा था कि ट्राई फास्फेट एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो कितने फास्फेट मौजूद हैं, 3। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड की बात करें, DNA या RNA की, उसमें फास्फेट मौजूद होता है।
है। इसके अलावा सीड की जर्मिनेशन, जब बीज ने जर्मिनेट करना है उसमें ज़रूरत होगी फास्फोरस की। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस जो है एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए, बीज के उगने के लिए। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड और एटीपी का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा है। एटीपी का स्ट्रक्चर जो है बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, जिसमें 3 फॉस्फेट अटैच है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट मौजूद होता है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। अभी ये हम आगे जो टॉपिक आएगा ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है पोटेशियम आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, स्टोमेटा को कैसे खोलने और बंद करने में मदद करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है वो प्रोटीन का हिस्सा है, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद है सब में सल्फर मौजूद होता है, विटामिन्स में और इसके अलावा एंजाइम्स में। ये 3 आपके सब्सटेंसेस हैं, 3 आपके चीज़ें हैं जिसमें आपके सल्फर का कंपोनेंट सल्फर मौजूद होता है। सल्फर इन सब का कंपोनेंट है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम सेल वॉल में मौजूद होता है और ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। और एक्टिवेट यानी एंजाइम को वर्किंग के लिए एक्टिव करता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, यानी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल, और सेल में जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको भी कैल्शियम आयंस ने ही कंट्रोल करना होता है। अच्छा, क्योंकि हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें सारे जो प्लांट्स के अंदर इनके फंक्शन ना उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनिमल्स में या ह्यूमन में जो इनके फंक्शन है इन सब्सटेंसेस के, उसके फंक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी है कि प्लांट के स्ट्रक्चर्स की बात करनी है, प्लांट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस की बात करनी है। अच्छा, कैल्शियम जो है वाटर मूवमेंट को सेल के अंदर कंट्रोल करता है। फिर जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। क्लोरोफिल क्या है? ये आपने पढ़ा था कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है और जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। उसके बाद जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनको क्या करता है? इनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है और इनके डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया हुआ है कि इनका क्या-क्या फंक्शन होता है मैक्रो मॉलिक्यूल का। ये डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में थे, इनको डिस्कस किया है और इनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में।